नमस्कार। दुनिया भर की खास खबरें समेटकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की लेकर। आपके साथ मैं हूं नीलम शर्मा। चीन की आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। यूरोप को रेल से जोड़ने का अभियान जहां मूर्त रूप ले रहा है, तो प्रदूषण उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उधर अमेरिका में चुनावों को प्रभावित करने के आरोप रूस का पीछा नहीं छोड़ रहे। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ आज खबर 105 साल के रॉबर्ट के जज्बे की भी, और भी होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी चुनाव में हैकिंग के लिए रूस को जिम्मेदार नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप। कहा, हैकिंग से नहीं प्रभावित हुए चुनाव नतीजे। खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट में दावा, पुतिन करना चाहते थे ट्रंप की मदद। ऑस्ट्रेलिया की एक सैन्य छावनी में इंडोनेशिया के खिलाफ प्रचार सामग्री मिलने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास। ऑस्ट्रेलिया ने जताया खेद, इंडोनेशिया ने कुछ क्षेत्रों में सैन्य सहयोग रोका। चीन में खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, कई शहरों में रेड अलर्ट। प्रदूषण से निपटने में जुटी सरकार, प्रदूषण फैलाने वालों पर लगाया जुर्माना। संसद में कानून पारित। तुर्की में नहीं रुक रहा आतंकी हमलों का सिलसिला, हफ्ते भर में 2 बार लहूलुहान हुआ तुर्की। नाइट क्लब हमले में उइगर समुदाय से संबंधित हमलावर पर शक। म्यांमार के जांच आयोग को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का नहीं मिला कोई सबूत। रोहिंग्या लोगों को भगाने के लिए छेड़े गए अभियान के आरोप को बताया बेबुनियाद। अमेरिका की फ्लोरिडा के हवाई अड्डे पर एक बंदूकधारी की गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हुए हैं। संदिग्ध की पहचान 26 वर्षीय एस्टेबन सेंटियागो के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। हमले के पीछे की मंशा साफ नहीं हो पाई है। एस्टेबन एक सैनिक था जो इराक युद्ध में भी भाग ले चुका है। उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने के कारण पिछले साल उसे अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड से निकाल दिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने और उनकी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुतिन ने एक व्यापक साइबर कैंपेन शुरू करने का निर्देश दिया था। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिका का खुफिया विभाग रूसी राष्ट्रपति पर सीधे हमलावर हो गया। खुफिया अधिकारियों ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर कहा कि रूसी सरकार और खुद पुतिन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में मदद की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले रूस का इरादा अमेरिकी लोगों का लोकतंत्र से विश्वास को कम करना था, लेकिन बाद में ये साइबर कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने और हिलरी क्लिंटन को पछाड़ने की तरफ मुड़ गया। 25 पन्नों की इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति बराक ओबामा को गुरुवार को और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई गुप्त रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। हालांकि इस हैकिंग में पुतिन की कथित भूमिका के सीधे सबूत नहीं दिए गए हैं। रूस ने साइबर हमलों पर आक्रामक रुख अपना रखा है और इसमें तेजी भी लाई गई है। दूसरी तरफ इन आरोपों के बावजूद ट्रंप को मिलने वाले वोटों पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया गया है। इससे पहले वोटों में हेराफेरी की खबरें सामने आई थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात को सकारात्मक बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने रूस पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार के ईमेल हैक करने का आरोप लगाया है, जबकि ट्रंप लगातार रूसी हैकिंग के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों ने रूसी खुफिया विभाग द्वारा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं के ईमेल जारी करने के लिए विकीलीक्स जैसे मध्यस्थ का भी सहारा लेने का भरोसा जताया है। वहीं विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। रूस ने भी ऐसे आरोपों को बेबुनियाद तो जरूर बताया है, लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत दिए हैं। ओबामा प्रशासन मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है और गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों अमेरिका ने 35 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया। ब्राजील की जेल में हुए खूनी संघर्ष में अब तक 60 कैदियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से कई कैदियों के सिर कलम कर दिए गए। गौरतलब है कि ब्राजील की भीड़ भरी और खराब व्यवस्था वाली जेलों में ऐसी घटनाएं आम हैं। खूनी संघर्ष के लिए बदनाम ब्राजील की जेल में एक बार फिर खून की होली खेली गई। जेल में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच हिंसा में 60 कैदियों की मौत हो गई।
मनाउस शहर के अमेजन जंगल में मौजूद इस जेल से कई कैदियों के फरार होने की भी बात कही जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के दौरान कैदियों ने कुछ जेल कर्मियों को बंधक भी बना लिया। जेल में तलाशी अभियान के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक सुरंगों का भी पता चला है। अमेजन में जेल की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 2 दिन बाद इसी राज्य में दूसरी जेल में हिंसा हुई, जिसमें 25 से अधिक कैदी मारे गए और कई घायल हो गए। जेल में बंद अपने परिजनों का हालात जानने बड़ी संख्या में कैदियों के रिश्तेदारों ने जेल के बाहर प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हिंसा की वजह ब्राजील की जेलों में अलग अलग गैंग्स का कब्जा होने को बताया जा रहा है। दरअसल ब्राजील की जेलों में 6 लाख से ज्यादा कैदी हैं और जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना बड़ी समस्या है। जानकारों के मुताबिक कैदियों की मौजूदा हालत की प्रशासन द्वारा अनदेखी करना भी इस हिंसा की वजह हो सकती है। खतरनाक कैदियों के लिए जेल में सुरक्षा के उपाय नाकाफी हैं। पुलिस कर्मियों की संख्या भी कैदियों के हिसाब से काफी कम है। ब्राजील विश्व में जेलों में बंद कैदियों की संख्या के हिसाब से चौथा देश है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद ब्राजील का नंबर आता है। 2016 में भी जेलों में हिंसा हुई थी, जिसमें 50 से अधिक कैदी मारे गए थे और 200 से अधिक कैदी फरार हो गए थे। उत्तरी हाइती के कारोबारी को नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कभी भी कोई राजनीतिक पद नहीं संभाला है। जोवेनल मोइस को 55% वोट मिले। चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन विशेष चुनावी न्यायाधिकरण का कहना है कि ये बेहद मामूली हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं हैं। इंडोनेशिया ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पेन कासिला के अपमान के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ हर प्रकार का सैन्य सहयोग रोकने की खबरों के बीच दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को पाटने की कोशिश शुरू हो गई है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इंडोनेशिया के सैन्य प्रमुख जनरल गटोट नुरमियाटो के चौंकाने वाले खुलासे के बाद 2002 से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच रिश्तों में आए तनाव को पाटने की कोशिश शुरू हो गई है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध अब भी बरकरार हैं। सुरक्षा मंत्री विरांटो ने नुरमियाटो के ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी तरह के सैन्य सहयोग को रद्द करने के उलट बयान देते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ भाषा प्रशिक्षण के कार्यक्रम पर ही विराम लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि हालात खराब ना होने पाएं। फिलहाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम को अस्थायी तौर पर रोका गया है, न कि सभी सैन्य सहयोग। ताजा तनाव की वजह ऑस्ट्रेलिया की एक सैन्य छावनी में इंडोनेशिया की स्थापना के दर्शन और संप्रभुता का मजाक उड़ाने वाली अध्यापन सामग्री का मिलना है। इंडोनेशिया ने इसे लेकर चिंता जताते हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास, शिक्षा और सैनिकों के आदान प्रदान जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने का ऐलान किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत खेद प्रकट करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हम इंडोनेशिया की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं और यही हमारा दृढ़ और घोषित दृष्टिकोण है। जनरल गटोट नुरमियाटो ने आशंका जताई थी कि ऑस्ट्रेलिया प्रशिक्षण के लिए अपने यहां आने वाले इंडोनेशियाई सैनिकों को भर्ती करने की कोशिश करता है। विवाद का कारण पूर्वी प्रांत पश्चिमी पपुआ से जुड़ी सामग्री है। इसमें पपुआ को मेलेनेशिया का हिस्सा बताते हुए इसे आजाद किए जाने की बात कही गई है। पपुआ में पिछले 5 दशकों से हल्के स्तर का अलगाववादी संघर्ष चल रहा है। इंडोनेशियाई स्थापना का दर्शन पंक्सिला पर आधारित है, जो जावा भाषा से लिया गया है। पंक्सिला 5 सिद्धांत, एक ईश्वरीय प्रणाली, न्याय संगत और सभ्य मानवता, इंडोनेशिया की अखंडता, लोकतंत्र और सभी के लिए न्याय पर टिका है। इंडोनेशिया का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस सिद्धांत की अवहेलना की है। ऑस्ट्रेलिया पर इसी तरह के आरोप ईस्ट तिमोर की आजादी के समय भी लगे थे, जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। आर्थिक तरक्की की होड़ में दुनिया ने अपने ही पर्यावरण को लील लिया है। आज इसी प्रदूषण की मार से सारी दुनिया त्रस्त है और इसी का खामियाजा भुगत रहा है चीन, जो आगे बढ़ने की दौड़ में प्रदूषण से पिछड़ गया है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। चीन एक बार फिर धुंध की मार से छटपटा रहा है। राजधानी बीजिंग समेत कई शहरों को धुंध की मोटी चादर ने लपेट रखा है। 40 से ज्यादा शहर इसकी चपेट में हैं। करीब 24 शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा अलर्ट यानी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
जबकि 21 शहरों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट यानी ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। चीन में प्रदूषण के रेड अलर्ट का मतलब है कि सभी स्कूलों, कारखानों और निर्माण कार्यों पर विराम लग जाना। इस दौरान उड़ानों को भी रोक दिया जाता है। अलग अलग शहरों में करीब कई सौ उड़ानें रद्द की गई हैं। सड़कों पर वाहनों की संख्या लगभग आधी हो गई। बावजूद इन कोशिशों के चीन प्रदूषण की सुनामी को रोक नहीं पा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है मेरी सांस, गला और नाक बुरी तरीके से प्रभावित है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था और ये सब धुंध की वजह से है, जो कि और अधिक गंभीर होता जा रहा है। प्रदूषण से जूझते लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार अब तक कई कदम उठा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। अब इस समस्या से लड़ने के लिए संसद ने एक सख्त कानून पारित किया है। वो बुरी तरीके से खांस रहा है। लगभग 1 महीना हो गया है और अब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। हमने अपना सारा पैसा बच्चे पर खर्च कर दिया है। 1 जनवरी 2018 से लागू होने वाले इस कानून के तहत वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रति यूनिट वायु प्रदूषण फैलाने पर 11.58 रुपया, जबकि जल प्रदूषण के लिए 13.62 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर हर महीने 3,400 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चीन में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह चीन की आर्थिक तरक्की को माना जाता है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ये गैसें वातावरण को गर्म करती हैं और धरती का औसत तापमान बढ़ाती हैं। इसका मुख्य कारण कोयले का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना है। अधिक मात्रा में कोयला जलाने के कारण चीन में स्मॉग की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। इस आर्थिक चकाचौंध के बीच चीन प्रदूषण के खतरे को ठीक से देख नहीं पाया है। वर्ष 2008 से पहले चीन में प्रदूषण के स्तर की जानकारी आम लोगों को नहीं दी जाती थी। 2013 तक भी चीन की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन पानी जब सिर के ऊपर चला गया तो उसे मानना ही पड़ा। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका में पिछले वर्ष कैफे पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मार्जन को मार गिराया। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में हिंदू पुजारी की हत्या में शामिल आतंकी सद्दाम भी मारा गया है। नियो जेएमबी का सदस्य सद्दाम हत्या के 10 मामलों में वांछित था। ढाका के पौश इलाके में हुए इस हमले में 23 लोग मारे गए थे। दक्षिणी फिलीपीन में संदिग्ध मुस्लिम विद्रोहियों ने एक जेल पर हमला कर दिया, जिसके बाद 150 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इस दौरान गोलीबारी में एक गार्ड की भी मौत हो गई। रात को करीब 1 बजे किडापावन शहर में 100 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने जेल पर हमला कर दिया। इसके बाद 2 घंटे तक गोलीबारी हुई। यूरोप को रेल रूट से जोड़ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बेल्ट एक रूट परियोजना का एक हिस्सा है। चीन की इस परियोजना का एक आर्थिक पक्ष है, लेकिन इससे जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। नए साल के मौके पर चीन से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई ये ट्रेन। सरपट दौड़ती ये गाड़ी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। महज 18 दिनों में 12,000 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर चीन से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई ये मालगाड़ी। नए साल के मौके पर जिजियांग से रवाना हुई ये मालगाड़ी कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के रास्ते ब्रिटेन पहुंचेगी। हालांकि सफर के दौरान ये ट्रेन कई रेल नेटवर्क जोड़ेगी। फिलहाल एक ही ट्रेन पूरी दूरी तय नहीं करेगी, बल्कि मालगाड़ी पर लदे कंटेनरों को रास्ते में कई बार बदला जाएगा। मालगाड़ी पर लदे 88 कंटेनरों में कपड़े, बैग और सूटकेस जैसे छोटे उत्पाद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेन सफर के दौरान कई ऐसे देशों से गुजरेगी जिसके रिश्ते चीन से ठीक नहीं माने जाते। दरअसल यूरोप को रेल रूट से जोड़ना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बेल्ट एक रूट परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद व्यापार के लिए समुद्री और जमीनी दोनों तरह के रास्तों का विकास करना है। इस रूट को पुराने जमाने के समय के सिल्क रूट का 21वीं सदी का संस्करण कहा जा सकता है। वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और वित्त पर ही दबदबा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन रास्तों पर नियंत्रण करना भी उतना ही अहम है जिनसे होकर व्यापार होता है। इसलिए चीन की इस परियोजना का एक आर्थिक पक्ष तो है ही, लेकिन इससे जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर का दबदबा और समुद्री व्यापार पर अमेरिकी प्रभुत्व की चुनौती से निपटने के लिए चीन ने 2013 में OBOR को विकसित करने की योजना बनाई थी।
जमीनी रास्ते को विकसित कर एशियाई अर्थव्यवस्था से पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम किया जा सकता है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में नए साल के जश्न के दौरान एक क्लब में फायरिंग हुई। हमलावर सांता क्लॉज की ड्रेस में था। राइफल लेकर हमलावर लोगों के बीच पहुंचा और महफिल को मातम में तब्दील कर दिया। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल नए साल के खुशी में डूबा हुआ। खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों के बीच हर तरफ मौज मस्ती की धुन थी। एक नाइट क्लब पर भी नए साल का सुरूर चढ़ चुका था। तभी सांता क्लॉज के वेश में एक दरिंदा आया और जश्न की इस महफिल को मातम में तब्दील कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 39 लोग ढेर हो गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल। पहले ही कई हमलों में लहूलुहान इस्तांबुल हाई अलर्ट था। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई। आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा। हमले के तुरंत बाद खूंखार आतंकी संगठन IS ने जिम्मेदारी ली। गुनहगारों की तलाश शुरू हुई, तार से तार मिलने लगे। हमलावर के उइगर समुदाय से होने का शक जताया गया। उप प्रधानमंत्री वेसी काइनक ने हमलावर को अकेले ही हमला करने वाले समूह का प्रशिक्षित सदस्य बताया। तुर्की में किसी उइगर समुदाय द्वारा हमला करने का ये शायद पहला मामला है। इसे लेकर अब बहस शुरू हो गई है कि क्या उइगर चीन बाहर हमलों में शामिल होने लगे हैं। उइगर चीन के सिंकियांग में बसने वाली तुर्क नस्ल की मुस्लिम आबादी है। उइगर चीनी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वे उनके सामाजिक ताने बाने और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। हाल के दिनों में चीन ने इनके खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, जिसके चलते इन लोगों में कट्टरता और उग्रपंथी सोच में इजाफा देखा गया है। नस्लवादी आधार पर जारी इस अलगाववादी आंदोलन में धर्म का पलीदा लग गया है। उइगर के मसले को अब तक चीन के अंदरूनी मसले के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब कुछ जानकार खुलकर कहने लगे हैं कि इस जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ देखा जाना चाहिए। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उइगर जिहादी हैं या नहीं, या इतने बड़े हमला करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले उइगर समुदाय पर नजर जरूर रखी जाए। स्वीडन में एक ट्रेन में यात्रियों पर उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी ट्रेन सबसे कम तापमान वाली यानी सबसे ठंडी जगह पर फंस गई। उस वक्त वहां का तापमान -41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ट्रेन खराब होने के कारण यात्री रात भर फंसे रहे। कई घंटों के बाद बिजली बहाल होने पर ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। गाम्बिया के राष्ट्रपति याया जमे द्वारा चुनाव में हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करने पर पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह ने उन्हें युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया है। इन देशों के समूह इकोवास ने इस महीने के आखिर तक याया जमे को पद छोड़ने की चेतावनी भी दी है। आदमी अगर कुछ मन में ठान ले तो कहते हैं दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि वो उम्र से भी पार पा सकता है। और ऐसा ही कर दिखाया 105 साल के रॉबर्ट ने। उम्र किसी काम में बाधा नहीं होती, बशर्ते इंसान में जज्बा हो। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है 105 साल के रॉबर्ट मार्चेन ने। उन्होंने इस उम्र में ट्रैक पर साइकिल चलाई और फर्राटे से साइकिल चलाकर मात्र 1 घंटे में 22 मील से कुछ अधिक की दूरी तय कर ली। अपने चाहने वालों के चहेते 105 नंबर की नीली पीली जर्सी में पेरिस के नजदीक एक स्टेडियम में सैकड़ों प्रशंसकों की हौसला अफजाई के बीच रॉबर्ट ने यह सफर तय किया। पूर्व में आग बुझाने का काम करने वाले रॉबर्ट रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। उम्र के 100 साल पूरे होते ही उन्होंने 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस उम्र में सबसे तेज साइकिल चलाने वाले का रिकॉर्ड बनाया था। 102 साल की उम्र में उन्होंने 1 घंटे में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने का करिश्मा दिखाया था। 1911 में उत्तरी फ्रांस में जन्मे रॉबर्ट ने वैसे तो 14 साल की उम्र में ही साइकिल चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस शौक को 67 साल की उम्र में गंभीरता से लेना शुरू किया। रॉबर्ट ने ताज़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। रोज सुबह वो आधा घंटे एक्सरसाइज, बाइक और व्यायाम करते हैं। उनके शारीरिक फिटनेस के लिए पिछले दिनों में
हमने ट्रैक पर अभ्यास किया, कुछ टेस्ट किए ताकि उनकी पैडल की गति सही हो और वे रिकॉर्ड बना सकें। रॉबर्ट रेस खत्म होने के बाद अपने प्रदर्शन को लेकर खुश थे, लेकिन उनका कहना था कि वो और बेहतर कर सकते थे। मैंने आखिरी मिनट का साइन नहीं देखा, नहीं तो मैं और तेज साइकिल चलाता। 2014 में 100 साल से ज्यादा की श्रेणी में 26.9 किलोमीटर का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले रॉबर्ट ने दिखा दिया कि अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो उसके आगे उम्र कभी आड़े नहीं आती। म्यांमार में करीब 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती। UNHCR का दावा है कि देश छोड़कर जाने वाले कई लोगों ने म्यांमार के सुरक्षा बलों के हाथों बलात्कार, हत्या और लूट का शिकार होने की बात कही है। हालांकि म्यांमार से साफ इनकार किया है। म्यांमार सरकार का कहना है कि उनके देश को बदनाम किया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चौकियों पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्रवाई में दर्जनों के मारे जाने, महिलाओं के साथ व्यापक पैमाने पर बलात्कार, उत्पीड़न और आगजनी का मामला सामने आया। भेदभाव और प्रताड़ना के शिकार बहुत से रोहिंग्या अपनी जान जोखिम में डालकर भागने को मजबूर हुए। पलायन अब भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताया। रिपोर्ट में इन दावों को खारिज कर दिया गया कि सुरक्षा बल रोहिंग्या लोगों को म्यांमार से भगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। आयोग ने अपनी जांच में कहा, अशांत इलाके में भी बंगाली लोगों की इतनी बड़ी संख्या, उनकी मस्जिदें और धार्मिक इमारतें इस बात का सबूत हैं कि नरसंहार या फिर धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने का कोई मामला नहीं है। पिछले महीने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 23 लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम खुला पत्र जारी कर मानवता के खिलाफ हो रहे अपराध पर चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने तब आंग सान सूकी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वो संकट से सही तरीके से निपट नहीं रही है। हमें लगता है कि यहाँ विश्वसनीयता और निष्पक्षता का अभाव है। म्यांमार रखाइन प्रांत में रहने वाले लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नागरिक नहीं मानता। वो उन्हें सिर्फ गैर कानूनी बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। असल में इन लोगों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। भले ही जांच आयोग को ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज न मिली हो, सबूत न मिले हो, लेकिन खाड़ी के किनारे मिली मासूम मोहम्मद शोहयात की लाश रोहिंग्या मुसलमानों की बदतरीन हालत बताने के लिए काफी है। उसकी तस्वीर सीरिया के अलियान कुर्दी की याद ताजा करा देती है। कुर्दी की तरह ही शोहयात का परिवार भी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। नाव पलट गई और वो पानी में समा गया। हालांकि पिता पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुके थे। 16 महीने के शोहयात के शव में लिपटा रोहिंग्यों का दर्द जांच आयोग भले ही महसूस न कर पा रहा हो, लेकिन दुनिया इसे महसूस ही नहीं कर रही है, बल्कि उसकी बेबसी पर आंसू भी बहा रही है। तो खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें जरूर ईमेल करिए। हमारा ईमेल आईडी है khabardunyaki@gmail.com। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं चीन में आयोजित होने वाले आइस फेस्टिवल की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप उठाइए इनका लुत्फ और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।